एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 देशों की संसद की पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन P20 गुरुवार से दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने G20 का शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आगे उन्होंने कहा कि समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रिया में सुधार हुआ है। हमारे ग्रंथों में सभाओं का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने यहां अपने संबोधन के दौरान भारत को लोकतंत्र की जननी बताया है। बता दें यहां आपको कि दिल्ली पुलिस ने शहर में 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली P20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर गुरुवार को ही यातायात में कई बदलाव किए थे और इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया गया है। इस सेंटर को यशोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नागरिकों का पहला बैच इजरायल से स्वदेश पहुंच चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने सभी लोगों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना है। बता दें कि भारत सरकार इजरायल से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत लोगों को वापस लाया जा रहा है। पहले बैच में 212 लोगों को सुरक्षित इजरायल से स्वदेश लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों और इजरायल से वापस लाया जा रहा है नागरिकों को और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी भारतीय हैं उन्हें वापस लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी कोशिश है कि इजरायल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। इजरायल की सेना ने स्वीकार किया है कि वो 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं। इजरायली सेना चीफ ने कहा कि लोगों की रक्षा करना सेना का काम है, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे। ये हमारे लिए एक सीख है। अब समय जंग का है। वहीं इजरायल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दे। 24 घंटे में वादी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाए। वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं है, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं। इजरायल सेना ने हमास के 3600 ठिकानों पर हमला किया है। जंग के छठे दिन तक 2700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 1300 से ज्यादा इजरायली और 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनी शामिल हैं। इधर इजरायल ने लोगों से गाजा पट्टी खाली करने को कहा है। इजरायल का कहना है कि हमास पहले बंधकों को छोड़े, फिर गाजा में बिजली पानी दिया जाएगा। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत आज सुबह ही 212 नागरिकों को वापस लाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायल को लेकर एक बात कही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल पर हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले को यहूदियों के लिए यहूदी नरसंहार यानी कि होलोकास्ट के बाद सबसे घातक दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसने सदियों तक की यहूदी विरोधी भावना और उनके खिलाफ नरसंहार की दर्दनाक यादों को ताजा कर दिया है। बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका इजरायल के हालात पर लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए है और अमेरिका इजरायल को हर संभव कोशिश कर रहा है कि उन्हें मदद दी जाए। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बिहार में हादसे का संभावित कारण पटरी में खराबी माना जा रहा है। सूत्रों ने शुरुआती जांच रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है। बिहार के बक्सर जिले में बुधवार रात हुए हादसे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी 22 बोगियां और इंजन पटरी से उतर गए। इसकी वजह पटरी में दरार यानी कि क्रैक हो सकती है। बता दें कि बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें 2 बोगियां पूरी तरह से पलट गई थी। इस हादसे में 4 की मौत और लगभग कई लोग घायल हो गए थे। वहीं इस घटना पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया था। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया था। इधर रेलवे की बात करें तो रेलवे ने भी मृतकों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की मदद राशि देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठक में करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई थी और इस पर मुहर लगा दिया गया था। सीईसी की बैठक में खड़गे, राहुल गांधी और कमलनाथ समेत कई नेता शामिल हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 5 राज्यों की वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। उधर ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनके आवास पर केंद्रीय एजेंसी की तलाशी के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और उनकी रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। इधर आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। इससे पहले आपने अपनी पहली लिस्ट में 10 और दूसरी लिस्ट में 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद सभी 90 सीटों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने लिखा है कि घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची आ गई है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। इस बार चलेगा झाड़ू। पार्टी ने जिन 11 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है उनमें से एक सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। बता दें कि आपने 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी और कुल 90 सीटों में से 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे उस वक्त कोई सफलता नहीं मिली थी। 2018 के चुनाव में आपका कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में सफल नहीं हो पाया था। जानकारी ये भी दे दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बेंगलुरु में आयकर विभाग की छापेमारी में एक फ्लैट से करोड़ों की रकम जब्त की गई है। इनकम टैक्स ने पूर्व कांग्रेस पार्षद के आवास और उनके रिश्तेदारों के फ्लैट पर छापा मारा है। आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये छापेमारी आरटी नगर में 2 जगह पर की गई है। पूर्व पार्षद अश्वत्थामा के एक रिश्तेदार के फ्लैट से इन पैसों की बरामदगी की गई है। आरटी नगर के आत्मानंद कॉलोनी में कार्टन बॉक्सों में पैक मिले करोड़ों रुपए को अब आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। दरअसल आयकर विभाग ने संदिग्ध चोर को लेकर बेंगलुरु में कई जगहों पर छापेमारी की थी और इसी दौरान ये कैश बरामद किया गया था। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जल्द शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि इसके लॉन्च की सही तारीख और समय अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इस महीने के अंत में इसकी शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहिबाबाद स्थित रैपिडेक्स स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और स्टेशन का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दी, जिसमें सभी संबंधित पहलुओं पर डिटेल से जानकारी दी गई। खास बात यह है कि इस सिस्टम के पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। साथ ही ट्रैवल टाइम में 40% की कमी आएगी। मौजूदा समय में दिल्ली से मेरठ का ट्रैवल टाइम बस से 120 से 150 मिनट है। वहीं कार से भी अगर आप दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो इसका ट्रैवल टाइम 120 मिनट के आसपास है, जबकि रैपिड ट्रेन से ये समय कम होकर 90 मिनट या उससे भी कम हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने सीबीएसई कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख को प्राइवेट कैंडिडेट के लिए बढ़ा दिया गया है। सूचना के अनुसार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2024 को बिना किसी सेट फीस के 18 अक्टूबर 2023 तक भरा जा सकता है। उम्मीदवार सीबीएसई परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन शुल्क आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। जिन छात्रों ने आखिरी तारीख से पहले आवेदन नहीं किया, उन्हें लेट फीस भरकर सीबीएसई परीक्षा फॉर्म 2024 भरना होगा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए ये साल अभी तक काफी शानदार रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अब एक और कीर्तिमान रचने के लिए तैयार हो चुके हैं।
नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इस बार दुनिया भर के 11 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। बता दें कि 11 दिसंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजेता के नाम का ऐलान किया जाएगा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया था। इससे पहले युवराज सिंह यहां पर इसी एम्बेसडर से जाने जाते थे। इजरायल और हमास के बीच छिड़ा भीषण युद्ध जारी है। वहीं बनारस से इजरायल के समर्थन में लगातार आवाज उठ रहे हैं। बनारस के 80 घाट स्थित गंगा आरती के माध्यम से इजरायल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गंगा आरती में शामिल लोगों ने इजरायल में फिर से सुख और समृद्धि कायम होने की भी प्रार्थना की। बनारस के 80 घाट पर आरती के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लोग भारत और इजरायल के झंडे के साथ भी दिखाई पड़े। बता दें कि आरती करने वाले पुजारी विकास पांडे ने बताया कि इजरायल और हमास के बीच छिड़े जंग में भारी लोगों की मौत हो गई है। इजरायल में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और देश की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई है। इसके अलावा 80 घाट पर हुई विशेष गंगा आरती के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में सभी भारतवासी इजरायल के साथ खड़े हैं। लैपटॉप, पीसी और टैबलेट आयात पर प्रतिबंध का सरकार का फैसला अब 1 नवंबर 2023 से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि 3 अगस्त 2023 की अधिसूचना अब 1 नवंबर से प्रभावित होगी। पहले से आयात किया गया सारा माल 31 अक्टूबर 2023 तक बिना लाइसेंस के मंगाया जा सकता है। 1 नवंबर से इन सामान के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, बेहद छोटे कंप्यूटर और सर्वर इस अधिसूचना के दायरे में आएंगे। हाल ही में सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के भारत में आयात करने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य कर दिया था। अचानक आए इस फैसले से लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस के लिए बहुत कम समय मिल पाया था। इसके बाद आईटी उद्योग ने सरकार से बिना लाइसेंस के आयात करने के लिए 3 से 6 महीने का समय मांगा था। सरकार ने इसके आधार पर करीब 3 महीने का समय उद्योग को दिया। इस कदम से उन कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो सरकार के आदेश के बाद तनाव में थी। बता दें कि सुरक्षा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के तहत सरकार ने ये अहम कदम उठाया है।